सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.3 जामुन का पेड़। इस पाठ के लेखक है कृष्णचंद्र। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। लेखक के बारे में जान लेते हैं पहले। कृष्णचंद्र का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरांवाला में 23 नवंबर सन 1914 को ईस्वी को हुआ। उर्दू और हिंदू के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का 16 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। लघु कथा अन्नदाता पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से फिल्म भी बनाई है। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। 1969 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 8 मार्च सन 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। संकलित कहानी उनके कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। आइए शुरू करते हैं पाठ। ये जो कहानी है व्यंग्य है, दरअसल ये है ना। तो ये व्यंग्य जो है हमारे जो सरकार की जो प्रशासन या कार्य प्रणाली है ना, उस पर एक व्यंग्य है। हाँ, जो काम मतलब जो आधे घंटे या 1 घंटे का होता है उसको वो सप्ताह भर लगा देते हैं, है ना। तो उसी के ऊपर ये क्या है, व्यंग्य है। चलिए देखते हैं आगे। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ मतलब हवा तूफान। सेक्रेटरी के लॉन लॉन अर्थात सेक्रेटरी अर्थात सचिवालय, और लॉन बोलेंगे हरा जो जिसमें घास वाला मैदान रहता है ना, वो लॉन है। जैसे हमारे स्कूल के जो बगल में है मतलब वो पर्दा से लगा हुआ, उस तरफ का जो हरे हरे जो घास के मैदान है ना, तो वैसे ही वो लॉन है। उसमें जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। दरख्त क्या है, पेड़। पेड़ को बोलते हैं दरख्त। तो जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। मिनटों में गिरे पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ इतना फलदार था, एक क्लर्क ने बोला। ठीक है, वो आदमी गिरा पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। ठीक है, वो एक क्लर्क है, वो बोल रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली थी। दूसरे क्लर्क याद करते हुए बोल रहा है, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरी क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। तीसरी जो क्लर्क है वो क्या बोल रहा है कि अपने बच्चों को मतलब बीते हुए जो दिन है उसको याद करके बोल रहा है, और रोने जैसे स्थिति हो रही। दबा हुआ आदमी का कोई चिंता नहीं कर रहा है। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुआ आदमी की तरफ इशारा किया। फिर हाँ, यह आदमी, ऐसा करके सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, है ना। दूसरा चपरासी ऐसे बोल रही रहा था,
फिर नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कराहते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा। जिंदा है? ऐसा करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है। दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। है ना, वो बोलता है कि तुरंत इस पेड़ को हटा कर लेना चाहिए और निकाल लेना चाहिए करके। मुश्किल मालूम होता है, एक कामचोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। फिर मुश्किल क्या है? माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं करके बोलते हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। फिर ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोलता है ना, सुपरिटेंडेंट मतलब अधीक्षक बोलता है, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। इसी में आधा दिन ऐसे करते करते, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, ऐसा करते करते एक दिन बीत जाता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने इस समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार करना किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे। ठीक है, हुकूमत के आदेश मतलब हुकूमत अर्थात सरकार, है ना। तो सरकार के आदेश के बिना ही वो अपने पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, ये देखिए, ये नीचे एक दबा हुआ आदमी है ना। माली है पीछे, जो हरे रंग का नीले रंग का जो पीछे दिख रहा है बनियान पहने जैसे, वो माली है। और ये चपरासी है जो खाकी टोपी जो पहना वो। और ये सुपरिटेंडेंट है ना। और ये सचिवालय है, सेक्रेटरिएट है ना। ये जामुन का पेड़ गिरा हुआ है, उसमें वो आदमी दबा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो सुपरिटेंडेंट बोलता है, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मतलब तुरंत मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा लिया जाएगा। अब पेड़ यहाँ सचिवालय में गिरा है, अब वो कृषि विभाग का काम है करके वो उसको दूसरा लेटर लिख रहे हैं, है ना। जबकि वो आधे घंटा का भी काम नहीं है, उसको 4 लोग मिल के उसको उठा लेते तो। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन, अब ये तो पूरा दिन ऐसे ही पूरा निकल गया। अब दूसरे दिन देखते हैं। दूसरे दिन कृषि विभाग ने से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है। ठीक है, वहाँ के जो मैदान है, गार्डन है, वहाँ गिरा है। इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आया। ठीक है, और जहाँ गिरा है वो पेड़, वो व्यापार विभाग है ना। व्यापार विभाग का सचिवालय है वो। तो उसने फौरन लिखा, व्यापार विभाग में फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आया, हम मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब हम इस मामले को हार्टिकल्चर, ठीक है, उद्यानिकी डिपार्टमेंट
में दे रहे हैं करके बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह फलदार वृक्ष का मामला है, फलदार पेड़ का मामला है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने को का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। यद्यपि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद ही हटवाने की कोशिश न करें, ठीक है। वहाँ इसलिए पहरा लगवा दिया गया है ताकि वो दबे हुए आदमी को कोई निकाल न ले, ठीक है, ना कि उस पेड़ को निकालने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, आशा है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। तो वो दबा हुआ आदमी बोलता है कि मैं लावारिस हूँ, है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली ने खेद करते हुए वहां से हट गया, मतलब चला गया वहां से दुख जताते हुए। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, स्कीम मतलब अभियान, ठीक है, पेड़ लगाओ अभियान हम ऊंचे स्तर पर बड़े जोर शोर से हम चला रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसी सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है एक मनचले क्लर्क ने, एक आदमी ने बोल रहा है कि ठीक है, इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, बोल रहा है। देखिए, यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बिल्कुल बीच से अर्थात धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। फिर मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुआ आदमी ने आपत्ति प्रकट की, है ना, कि अगर भाई मुझे काटोगे तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोलता है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। जो काटने वाले जो उपाय बताया था उसने उसका भरपूर विरोध किया। वो बोलता है, आज आज आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के इस स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि काटने के बाद उसको फिर से जोड़ा जा सकता है, बोल रहा है। किसके माध्यम से? प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से। प्लास्टिक सर्जरी क्या है? हमारे शरीर के कहीं एक जगह के जो त्वचा है ना, उसको निकाल के कहीं दूसरी जगह फिट करना, वही है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में कहीं का प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना।
जैसे किसी का चेहरा कुछ जल गया, खराब हो गया, फिर और कुछ हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि हमारे शरीर के ऐसे स्थान जहाँ पर से स्किन निकाला जाए जहाँ पर उसका कोई परेशानी नहीं ना हो, है ना। तो ऐसे निकाल के चेहरे में या कहीं भी हमको सर्जरी करना है वहाँ पर लगाया जाता है ना। तो उसी को बोल रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत कितनी उन्नति कर चुकी है, ऐसा करके उसको बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उसने उन्होंने अपने विभाग का एक सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेजा। ठीक है, जांचने के लिए, चेक करने के लिए एक योग्य प्लास्टिक सर्जन जो है उसको भेजता है। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव अर्थात ब्लड प्रेशर देखकर, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। देखिए, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ठीक है ऑपरेशन सक्सेसफुल मतलब हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ ठीक है, इस आदमी का प्लास्टिक सर्जरी और ऑपरेशन तो हो सकता है, ठीक है, और ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर मर जाएगा बोल रहा है। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस भी रखा जाएगा, मतलब तुम्हारे पेड़ को हटाने का मामला भी रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे जब तुमको खबर होने तक। ठीक है, यहाँ तगाफुल मतलब धोखा देना। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग धोखा तो नहीं देंगे, उठा लेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, मतलब खाक होना मतलब मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी हो जाएंगे और मर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि हम मर जाएंगे, तब तक हम मर जाएंगे जब तुमको खबर होगा। ठीक है, जब तक ये सब काम करोगे तब तक हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे करके बोल रहा है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली, मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? तो यहाँ पर उंगली दबाने लेना मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, तो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ करके। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में एक अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। ठीक है, बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया, है ना, और दबे हुए आदमी के चारों ओर मुशायरे सा वातावरण उत्पन्न हो गया। ठीक है, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, है ना। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें और नज़में सुनाने लगे। ठीक है, अपनी गज़ल वगैरह नज़में वगैरह सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी गज़लों को दुरुस्त करने पर मजबूर करने लगा। चलिए आगे देखते हैं। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक शायर है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला की क्योंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, इसलिए यह फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, ना मतलब सिर्फ ये कल्चरल डिपार्टमेंट से है करके बोल रहा है। अब कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके करके अभागे शायर को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइनल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, है ना।
क्या उपनाम रखते हो, मतलब किस नाम से लिखते हो। तो ओश करके बोलता है, ओस नाम से। ओस। सेक्रेटरी ने जोर से चीखा। सेक्रेटरी जोर से चीखा मतलब चिल्लाया, क्या तुम वही ओस हो जिसका कविता संग्रह ओस के फूल सभी अभी हाल में प्रकाशित हुआ है, मतलब अभी अभी प्रकाशित हुआ है। दबे हुए शायर ने इकरार किया, मतलब हाँ करके बोलता है। ये देखिए दबा हुआ आदमी है और ये सेक्रेटरी इंटरव्यू ले रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो, सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं, तो जवाब आया नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा शायर ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, इतना बड़ा शायर और किसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। फिर वो बोलता है दबा हुआ आदमी, शायर गुमनामी नहीं, एक दरख्त के नीचे दबा पड़ा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरीट फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, तुम्हारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया गया। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। ऐसा करके वो दबा हुआ आदमी ने कराह कर बोला, कराह कर मतलब दुख भरे आवाज करते हुए बोलता है। ठीक है। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि यह घोर पीड़ा और यातना में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम यहाँ तक तो कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, मतलब स्कॉलरशिप जैसे दे सकते हैं, बोल रहे हैं। अगर तुम दो दरख्वास्त दो तो, मतलब आवेदन करो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो करके, है ना। मैं अभी जीवित हूँ, मुझे जिंदा रखो करके बोलता है वो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है। ठीक है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। ठीक है। पिटोनिया राज्य के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने लगाया था। अब अगर इस पेड़ को काटा जाए तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएगा। मगर ठीक है, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर राज्य के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि विक्टोरिया राज्य सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी की जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। शायर को मर जाना चाहिए निसंदेह, मतलब निश्चित रूप से शायर को मर जाना चाहिए, बोलता है। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला लेंगे वही सबको स्वीकार होगा।
शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास गया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। यह कल यह कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई मतलब स्वीकार कर ली गई करके बोल रहा है ना। मगर शायर का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल मुकम्मल हो गई थी, उसके जीवन की जो फाइल है वो पास हो गई थी, है ना। मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आइए शब्दार्थ देख लिए। झक्कड़ अर्थात आंधी, दरख्त मतलब पेड़, हुकूमत अर्थात शासन, इजाज़त मतलब अनुमति, लावारिस मतलब अनाथ, तगाफुल अर्थात धोखा, खाक हो जाना मतलब राख हो जाना या नष्ट हो जाना, गुमनामी जिसकी कोई पहचान ना हो, दरख्वास्त मतलब निवेदन अर्जी, है ना। मुकम्मल अर्थात पूर्ण या पूरा। आइए इस प्रकार से पाठ समाप्त हो गया।